सावधानी पूर्वक। इससे आपको सभी रूपों की सिद्धि जब कर लोगे इसके, तो रूप याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो खुद पे खुद आ जाएंगे। अधिक से अधिक याद करना हो तो भू और ईद के कर लेना, जिससे टोन में टोन मिल जाए इसके लिए, ठीक है। इससे बहुत सारी 99% सिद्धि भूएद से हो जाती है तिगम प्रकरण की, बची खुची 1% में है बस। इसलिए इन कार्यों को सही से समझना, ठीक है। चलो, तो सिमल्टी जी भू लट ला बचेगा, तिप ती की सार्वधातुक संज्ञा है, तिप का ती बचेगा। कर्ता अर्थ में वो तिप प्रत्यय हुआ है, ये हम जान चुके हैं लाकर्मणि चा भावी चाकर के सूत्र से। और सब का बचेगा अ भू अ ती। सप जो है धातु और ती मतलब प्रकृति और प्रत्यय के बीच में आ रहा प्रत्यय है। तो ऐसे प्रत्यय जो किसी प्रकृति और प्रत्यय के बीच में पड़ते हैं उनको बोला जाता है विकरण प्रत्यय। है तो ये भी प्रत्यय, धातु से विधान किया गया है ना। कर्तर्थक सार्वधातुक के परे रहते धातु सबसे, धातु से सब प्रत्यय है। धातु से सामान्य ने से कहा गया है, माने हर धातु से सब तो प्राप्त रहेगा ही रहेगा विकरण प्रत्यय में। अब जो कुछ भी आगे और प्रत्यय होंगे इसको सब बात करके ही होंगे, सामान्य में तो यही प्राप्त है। ये कोई गण निर्दिष्ट नहीं है, इस वाले गण की धातुओं को सब होगा, बल्कि जो अन्य गणों में जो निर्दिष्ट कार्य हैं, अन्य जो विकरण प्रत्यय है उसे बात करके होते हैं। तो ये जो है गण से विनिर्मुक्त है, उत्सर्ग है। भो ती ये स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सब प्रत्यय सिद्ध है ना, वो भी सार्वधातुक है, तिंसित सार्वधातुकम। ये सूत्र भी आपको बताया ही था। तो सार्वधातुक संज्ञक है, अतः धातु को गुण कर लेना भो आती और आवादेश करके भवती इस रूप की सिद्धि कर लीजिएगा। आपने देखा कि ती प्रत्यय ही बस आपने इधर जोड़ा, यहां तक की जो सिद्धि है हर किसी में करना है। बस आपको ये आवादेश करके भव, ध्यान दीजिए ये जो स्थिति है ना भव, तो इस भव से अब प्रत्ययों को जोड़ते जाइए। जैसे आपने ती जोड़ा तो भवती बन गया, तस जोड़ा, सब प्रक्रिया वही है, उतनी वाली जो येलो कलर में दिखा रखी है, उतनी हर जगह होनी है। तस में जोड़ दो सकार को रुत्व विसर्ग भवतः, इसमें सबका अभी मिला हुआ है ये भव अग्र जी है ना, वो सब है जी, और झी को पाणिनि जी ने अंति कहा ताकि झी को अंति के रूप में समझा जाए। उसके लिए सूत्र बनाया झोंतः। सूत्र का अर्थ होता है प्रत्ययस्य अवयवस्य झस्य अंतादेशः। प्रत्यय के अवयव झ को अंतादेश होता है। झी में प्रत्यय का अवयव है झ, उसका एक देश, तो ये झ को क्या करता है अंतादेश। ध्यान से देखिए, हमने झ को ही अंत किया, ई को साइड से कर दिया। अब यहां पर जोड़ेंगे तो अंती हो जाएगा, लेकिन झ को अंत हुआ है, वो भी एक अलग, ठीक है। अब क्या हुआ, एक अ इधर भी सप वाला है, एक अंति का आ है। इन दोनों आकारों में तो गुणे सूत्र का स्मरण दिलाया है, पहले बता चुके हैं अलंत की सिद्धि के अवसर पर। तो गुणे से अपरांताकार से गुण परे हो, गुण का मतलब है गुण संज्ञक अ ए ओ में से कोई भी वर्ण, ओके सी, इन तीनों में से गुण संज्ञकों में से कोई भी वर्ण, तो क्या हो जाता है पर रूपम, पर के समान रूप हो जाता है। पर में है ये अ, तो दोनों अ मिलके बन गए अब एक अ, पर रूप समझ गए। तो स्थिति हो गई भ, अब
अंति मिलाने पर भवंती। अब झा को अंत हर जगह कर लेना और बाकी जो भी प्रत्यय में अन्य अंश बचा रहे उसे मिला लेना उसमें। तो जी को क्या हो जाएगा? अंत, और यदि कहें तो ई मिलकर के वो अंति कहलाएगा। है, इसको जाने रहना अलग अलग। अब सिप प्रत्यय लाए तो भवसी। इसके बाद फस लाए, प्रत्यय कौन आएगा? फस। फस का क्या बचेगा? फस ही बचेगा, इसका तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं, सिप का सी बचता। ठीक है, तो भ भ थ साकुरुक्त विसर्ग। अग्रिम प्रत्यय कौन आएगा सेमल्टी जी? है था। था, हाँ, तो अग्रिम है था, तो मिला दो भव था। अब भव प्लस मी। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझना भवामी के विषय में। ये भवमी मतलब ये भू धातु को गुण करके वो है, ये पहले वो है, वो से अवादेश करके भव बना है। ये है सबका अ और इधर है मी। यहां पर आपको अदंत अंग को दीर्घ करना है। एक तो ये काम है, माने कि इस अ को दीर्घ करना है, एक ये काम है। और गुण कौन करता है? उसको इगंत अंग चाहिए, तभी ना गुण करेगा। है, तो यहां पर जो गुण संज्ञा है वो दो की है, वो गुण नहीं हो। यहां जो अंग है वो दो है। अरे वो नहीं आ रहा है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि यहां अंग संज्ञा दो स्थल पर है। ठीक है, एक तो आपका जो अंग था वो, एक तो ये अंग है, दूसरा जो है इस सबका आ है, ये अंग है। बाकी इधर जो है वो उसे समझ रहा है ना? चलो नहीं समझे तो मी प्रत्यय के परे रहते हैं। यहां अंग संज्ञा दो जगह है, क्योंकि ये भू को जो ओ हुआ है वो गुण हुआ है, ये भू था। तो अपनी इस वाली कंडीशन में ये भू भी अंग है, सबका आ ये भी अंग है, मी इस प्रत्यय के परे रहते। यानी कि अंग संज्ञा ऐसा मत समझना कि भू और अ की एक साथ अंग संज्ञा है। इस बात को समझ, यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि, इसमें तदादि ग्रहण का जो फल बताया है वो यही है। वहां पर एक पंक्ति आई है, भवामी भविष्यामि इत्यादो विकर्ण विशिष्टस्यापि अंग संज्ञार्थम तदादि ग्रहण। यही पंक्ति है ना? हाँ, पाठ नहीं करती क्या? बोल रही है, पाठ किया कर उसे। ठीक है, देख मैं नहीं पाठ करता, क्यों? मेरे बहुत पाठ होते हैं, मैं उसे बड़े अच्छे ढंग से समझ लिया है और बहुत लोगों के सामने इस विषय को कह दिया है, समझा दिया है ऐसे विषयों को, और मुझे वो पंक्तियां रहती हैं इस पर। ठीक है, हाँ, तो तुम्हें भी अभ्यास करना होगा। यहां पर विकर्ण विशिष्ट की अंग संज्ञा हो जाए इसलिए तदादि ग्रहण किया। यहां पर भू ये भी सेपरेट अंग है और अ ये भी सेपरेट अंग है, इसीलिए तदादि ग्रहण किया है। ऐसा नहीं कि भू और अ मिलके अंग है। ठीक है, दोनों की मिलके अंग संज्ञा नहीं है, बल्कि ये अलग अलग अंग है। तो इसलिए सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा
इकंत अंग, ये अलग है, इसको गुण होगा। और अदंत अंग, इसको अतो दीर्घो, ये इस सूत्र के द्वारा दीर्घ होगा, इसलिए इस ऊ को तो गुण होकर के बन गया ओ, और इस आ को दीर्घ होकर के बन गया आ, और वो संधि कर देना, जोड़ करके क्या रूप बन जाएगा, भवामी। सूत्र का फिर से लिख लीजिए, यस्मात् प्रत्यय विसर्गादि प्रत्यय का, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तस्मिन् परे तदादि शब्द स्वरूपम अंगम स्यात्। यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, मी प्रत्यय यहां पर किया गया, तो उस मी प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द स्वरूप। तदादि शब्द स्वरूप मतलब वह है आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप। तो ये आ, और आ किसके आदि में है, वो आ पदादि मतलब सह आदिर्यस्य, वह है आदि में जिसके। तो जो है यहां पर भू की भी अंग संज्ञा और अ की भी अंग संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उस प्रत्यय के परे रहते तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। तो इसलिए भू भी अंग संज्ञक और अ भी अंग संज्ञक, और दोनों का फल ये, एक जगह गुण हो जाना, दूसरी जगह तो दीर्घ, यहीं से दीर्घ हो जाना। समझ गए? क्लियर? चलो, ये समझाना था मुझे विशेष आपको। चल तो आगे बढ़ते हैं। भवामी, दीर्घ कब होगा, अतो दीर्घो, ये अदंत अंग होना चाहिए। जब जब सब होगा वो अदंत अंग होगा ही होगा। परे क्या होना चाहिए, ययादौ सार्वधातु के, ययादि सार्वधातु, ये कहां से कहां तक है प्रत्याहार है, वर्ण के या से लेकर के इतने ही वर्ण बस। कौन कौन आए इसमें, अंतस्थ आ गए, या वरल वर्ग के पंचम आ गए, और झ व दो वर्ण ही आ गए, बस इतने ही हैं ययादि। तो ययादौ सार्वधातु के, और ययादि भी सार्वधातुक संज्ञक होना चाहिए। तो इधर सार्वधातुक संज्ञा ही है दिवादी प्रत्ययों की। तो मी जो है ययादि सार्वधातुक है, वर्ग का पंचम है ना मी, तो दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होकर के भवामी। और बस में वह ययादि सार्वधातुक है, यस अंतस्थ वर्ण है, और म वो वर्ग के पंचम में आ गया, ये भी ययादि सार्वधातुक है, तो मानी इधर भी दीर्घ हो जाएगा। तो भवामी, भवावह, भवामह। अच्छा, ये था ययादि है, सार्वधातुक है, सार्वधातुक तो है, लेकिन ययादि में नहीं, यहीं में नहीं आता, क्योंकि तो बहुत दूर पढ़ा गया है, घर का पचटा चटटा उधर, समझ गए ना। तो जब ययादि सार्वधातुक मिले तब आपको अदंत अंग को दीर्घ करना ही करना है। ये लट लकार की प्रक्रिया रही, तो आपने रूप रटे नहीं बल्कि सीखे, ऐसे बनाए जाते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, सार्वधातुक संज्ञा की गई, सार्वधातुक संज्ञा के कार्य क्या क्या बताए, कौन सूत्र सार्वधातुक संज्ञा को लेकर के कार्य बताया है, पहचान। सार्वधातुक अर्धातुक के गुण, कर्तरी सब क्या कहता है, कर्तर्थक सार्वधातुक पर, मतलब सार्वधातुक संज्ञा को उद्देश्य करके ही लगना, और समझ गए, ये सूत्र सार्वधातुक संज्ञा को उद्देश्य करके ही लग रहे हैं, अतः इन्हें लगाए रहिएगा जहां जहां सार्वधातुक संज्ञा होगी। और सार्वधातुक आप संज्ञा जान गए हो, सेवंती जी किनकी होती है, तुम्हारा नाम क्या है, कुबेर, तो कुबेर जी किनकी होती है सार्वधातुक संज्ञा, बताओ सेवंती जी, सार्वधातुक संज्ञा किनकी, क्योंकि जब तक ये समझोगे नहीं किनकी, तो उन्हें तुम काम नहीं कर पाओ। बताओ विशाल। हाँ, तिप्तस जी और
हाँ इनकी होगी, मतलब तिवादी 18 प्रत्ययों की सात धातुक संख्या होगी। और इनके अलावा शित, तिंग, शित, सार्वधातुक। पाणिनि जी ने शॉर्ट बनाए, मतलब ये शॉर्टकट है कुछ, है ना, ट्रिक है। तिंग से सार्वधातुक, जो प्रत्यय तिंग है, आप जो 18 बोल रहे थे वो, और शित जिनका शकारित संज्ञक है। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, जैसे सब प्रत्यय तिंग के भीतर नहीं आया, किंतु ये शित है। अतः आलम शकारित संज्ञक जो होंगे वो क्या कहलाएंगे सेवंती? जो प्रत्यय तिंग और शित होंगे उनकी कौन संज्ञा होगी? हाँ कुबेर जी, अब कह लोगे ना? हाँ कुबेर जी देखो, आ रहे हैं कुछ भी सही, इन्हें कितना आ रहा है, कितना लाभ हो रहा है तो ये जानते ही होंगे। अरे सुन रहे हैं पाठ को नहीं, क्यों? हाँ सुनते रहिए। आज 2 छात्र नहीं आए थे, कुछ वो है, वो भी और आते हैं। चलो अब हम कुछ प्रक्रिया को देख लेते हैं। प्रक्रिया देख लिया, उसके प्रयोग स्थल को बता रहे हैं, क्योंकि पीछे पढ़ाया है, आपने पढ़ा है स्मद्युपने समानाधिकरण स्थानीय में विमध्यम अस्मद्युत्तमा शीर्षे प्रथमा, ये पहले बताया जा चुका है। तो अभी प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कब आपको प्रथम पुरुष करना है, कब मध्यम करना है, उत्तम कब करना है, वाक्य बता रहे हैं। तो बताया वो सभवति, क्या है? तम भवतः ते भवन्ति, सह तम ते रूप है ना, तो इनके साथ में क्या लगाइए? भवति भवतः भवति। त्वम भवसि युवाम भवतः यूयम, तो त्वम युवाम यूयम जहां पर ये आए उनके साथ में आपको मध्यम लगाना है, इसी क्रम से, एक वचन द्विवचन बहुवचन वाले क्रम से। उत्तम कहाँ लगाना है? अहम भवामि आवाम भवावः वयम भवामः, इनके साथ क्रम से उत्तम लगाना है, अहम आवाम वयम के साथ। मतलब शॉर्टकट तरीके समझिए, अहम आवाम वयम ये जहां पढ़े गए हो उनके साथ उत्तम लगाइए, जहां पर त्वम युवाम यूयम पढ़े गए हो वहां पर मध्यम लगाइए, और जहां पर इनसे भिन्न कुछ भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द पढ़े गए होंगे, इन दो से भिन्न, वहां सब जगह शेषे प्रथम, इसके आधार पर प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। क्यों कुबेर जी? कुबेर जी ने देखो प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी किताब रखी है ना? अनुवाद बनाते हो, इसमें से बना रहे हो, तो इससे ना सीखो, ठीक है? तुम्हें यदि सीखना है तो रचनानुवाद कौमुदी, दरअसल कपिल देव द्विवेदी जी ने 3 स्तर बनाए हैं, एकदम अति प्रारंभिक हैं, जो संस्कृत में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है, वो प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी उनके लिए है। उसके बाद दूसरी बनाई उन्होंने केवल रचनानुवाद कौमुदी, उसमें प्रारंभिक विशेषण नहीं, रचनानुवाद। दोनों में अंतर यह है कि प्रारंभिक रचनानुवाद में 30 अभ्यास हैं, कुछ शब्द और धातु रूप भी कम है, और यहाँ पर रचनानुवाद कौमुदी में 60 अभ्यास है और कुछ चीजें बढ़ी भी हुई है। और बच्चा ये जो प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है, ये तो उनके लिए है कि जो बढ़िया से शास्त्रीय आचार्य में पढ़ लिख गए, अब और उन्हें अच्छी धांसू संस्कृत बनाना सीखना है, तो इससे फिर वो और आगे का अभ्यास करें, समझा ना? तो तुम्हें रचनानुवाद कौमुदी चाहिए। मुझे लगता है इसलिए ली कि लाइब्रेरी में वो वाली किताब नहीं है, ज्यादा रचनानुवाद कौमुदी नहीं है, प्रौढ़ वाली मंगा रखी है, एकदम हाई लेवल की, तो उससे तुम सीखो, ठीक है? और कैसे सीखोगे? खुद से पढ़ के, जज कैसे करोगे मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? इसलिए किसी की सहायता से, कि तुम यदि हल कर रहे हो अभ्यास तो किसी को दिखाओ कैसे करना, दिखाते हो किसी को, वैसे कैसे भैया स्वयं ब्रह्मा बनोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। सही गलत तो थोड़ा समझना है ना, हाँ? तो अपने किसी साथी की सहायता से, और झिझक नहीं हो तो हम जैसे बहुत अध्यापक हैं उनकी सहायता से इस कार्य को करिए, बढ़िया रहेगा, है? तब तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है?
अब लिट लकार में थोड़ा प्रवेश कर लेते हैं। लिट लकार में ये सूत्र है परोक्षे लिट। परोक्ष अक्षणः परम, जो चीज आंखों से पर है उसको क्या कहते हैं? परोक्ष। इस शब्द को समझ रहे? एक सुभाषितम है, परोक्ष कार्य हंतार। अच्छे मित्र का लक्षण बताया है। परोक्ष कार्य हंतार, कि तुम्हारे पीछे तो मतलब तुम नहीं, तुम्हारी दृष्टि होगी तो कार्य का हनन कर देगा, और प्रत्यक्ष प्रियवादी, और तुम सामने हो तो एकदम जय हो करेगा। तो चाणक्य कहते हैं कि भैया ऐसे अच्छे मित्र को ना वर्जये तादृशम मित्रम, छोड़ दे, वर्जये, और विष कुंभम पयोमुखम, ताकि वो ऐसा है कि लगता तो वो दूध का घड़ा है, लेकिन उसमें वो विष का कुंभ है वास्तविक, एक लगता दूध का घड़ा है। ठीक है, तो चल, तो भैया परोक्षे लिट, परोक्ष में लिट लकार का विधान किया गया। परोक्ष किसे कहते हैं? तो इसकी कुछ परिभाषाएं भाष्यकार ने इस पर बड़ा चिंतन किया परोक्ष के विषय में। यहां पर इसमें कुछ चीज आई इसके अर्थ में, पहले उन पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं परोक्ष को जानने से पहले। भूतानद्यतन, भूते की विनिवृत्ति आ रही है इसमें, तो भूतानद्यतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातुर लिट स्यात्, मतलब लिट कब होता है? भूत, ध्यान रखो, भूत, अनद्यतन और परोक्ष, ये तीन चीजें। भूत, अनद्यतन, परोक्षार्थ वृत्ति होगा जब धातु की, तब लिट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो भूतकाल मतलब ये लिट लकार तीन में एक साथ होना है। वो भूत भी होना चाहिए, भूतकाल, वो अक्षण परम, आंखों से नहीं दिखाई देने वाला परोक्ष भी होना चाहिए, और वो जो है अनद्यतन, अनद्यतन छूट गया, अनद्यतन होना चाहिए। तो तीनों को समझते हैं। भूतकाल, भूतकाल का मतलब होता है अतीतः कालः भूतकाल, जो काल बीत चुका है उसे क्या कहेंगे? यदि उसकी थोड़ा शास्त्रीय परिभाषा देखें तो वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी कालवृत्तित्व, जो वर्तमान का ध्वंस प्रतियोगी कालवृत्ति काल है वो भूतकाल कहलाता है। और अनद्यतन किसे कहते हैं? तो ये तो अद्यतन पहले जानना पड़ेगा इसे समझने के लिए, क्योंकि यह नए समास है। तो अद्यतन मतलब होता है आज। आज माने कितना? ये जो घड़ी दिख रही है ना, जो 24 घंटे वाली, इसको तुम आज समझो, माने कि रात को 12 बजे से आरंभ होगा आज, और अगले 12 बजे तक चलेगा। ये जो 24 घंटे वाली है ना, ये क्या, ये इतना काल क्या कहलाता है? आज कहलाता है। ठीक है ना? और परोक्ष भी होना चाहिए। परोक्ष का मतलब क्या है? प्रयोक्तु इंद्रिय अगोचरत्व, प्रयोक्ता की इंद्रिय का गोचर नहीं होना चाहिए, अगोचर होना चाहिए। मतलब जो वाक्य प्रयोग कर रहा है उसकी इंद्रिय से अगोचर होना चाहिए। अब इसका मतलब आज से भिन्न हो। ध्यान देना, माने कि कल की घटना हो गई और वो घटी जैसे बद्रीनाथ में गई, तो वो आज से भिन्न है, मतलब वो अनद्यतन में चली गई। भूत भी है क्योंकि वो कल की घटना है। ठीक है, और परोक्ष भी है क्योंकि यहां से दिख नहीं रहा बद्रीनाथ में क्या घटना घटी, परोक्ष भी है। तो क्या ऐसे स्थान पर, मतलब ऐसे वाक्य प्रयोग में लिट लकार हो जाएगा क्या? ठीक है, कि कल बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाक्य प्रयोग करते समय बन जाएगा क्या कि यह बद्रीनाथस्य
दर्शनम चकार, क्या ये रूप बन जाएगा क्या? क्योंकि कल की घटना है, परोक्ष भी है क्योंकि बद्रीनाथ में घटी है, और भूतकाल की भी हो गई, अनद्यतन है क्योंकि कल की है, इसलिए वैसी ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकेंगे कि नहीं? तो उसके लिए कहा कि नहीं। बात यह है कि यहाँ जो परोक्ष जो लिया जाएगा ना, उसको इस रूप में लीजिए कि या क्रिया वक्ता स्वयं न प्रत्यक्षीकृता, जिस क्रिया को वक्ता ने स्वयं प्रत्यक्ष नहीं किया है, तादृश्यामेव भूतकालिक क्रियायाम प्रकारस्य प्रयोगा, मतलब स्वयं प्रत्यक्षीकृत नहीं किया है तो मतलब उसके अपने एरा में वो चीज घटित नहीं हुई है, अपने टाइम में। जैसे मानव 100 साल जीता है लगभग, उसके टाइम पर वो घटना घटित नहीं हुई है, और पुरानी घटना है, उसने कहीं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, किसी किताब में ऐसे पढ़ा है या सुना है उसने, ऐसी चीज को बतलाने के लिए ही परोक्ष शब्द को यहां रखा कि वो परोक्ष लिया जाएगा। नहीं तो यहां दीवार के पीछे कोई कल कोई घटना घट गई, वो नहीं दिख रही क्यों? तो वैसा परोक्ष नहीं लिया जाएगा। तो वो वर्ष जो शताधिक वर्ष पूर्व का परोक्ष लेकर के आप लिट लकार का प्रयोग करिएगा। तो इसलिए ऐसे प्रयोग होंगे, रामो रावणम जता, राम ने रावण को मारा। इसमें भूत भी है, नद्यतन भी है और परोक्ष भी है। समझ गए ना? तीनों चीजों से सुसज्जित है, तो आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपने इस लकार का प्रयोग कैसे करना है, प्रयोग की तरीका को समझा। आइए अब इसमें कुछ बातें हैं। परस्मै पदानाम हडल तु तुस थर तुष नल वमाहा, आपको ये वाला जो चार्ट है ठीक से समझना पड़ेगा। जितना भी लिट लकार है पूरे तिङन्त प्रकरण में, बिना इसके आपको क्लियर नहीं होने वाला। लिट लकार में जो तिप्तस जी है ना, सेमल्टी जी, कितने प्रत्यय है ये तिप्तस जी परस्मै पद वाले? परस्मै पद वाले के 9 है के, आत्मनेपद के 9, तब मिल के 18 होते हैं। तो ये परस्मै पद वाले जो 9 प्रत्यय हैं, ये लिट लकार में एकदम बदल जाते हैं, इनके स्थान पर कुछ को कुछ हो जाता है, ये सब भगा दिए जाते हैं। ठीक है, अब सुन, जैसे इसमें से तिप के स्थान पर नल, तस को अतुस, झी को उस, सिप थस था को क्रमशः थल अथुस आ, और मिप वस मस को नल व मा, ये आदेश हो जाते हैं इनके स्थान पर। अब 2 जगह तो नल ही हो गया, जिसका शेष रहेगा अ, और एक जगह अ खुद है ही, उधर था को जो अ हुआ है। अभी टोटल 3 जगह ये अ जैसा स्वरूप हो गया, लेकिन दोनों के नल इधर भी है, नल इधर भी है। इस उत्तम के नल में और प्रथम के नल के कुछ कार्यों में अंतर है, जिसे आगे बताया जाएगा। ये अतुस है और ये अथुस है, इस अंतर को समझिएगा। ठीक है, और ये बस मस की जगह उसका सकार को डिलीट कर दिया, वो व के रूप में रख लिया। कहा समझ गए ना बच्चा? तो इन्हें एकदम कंठस्थ कर लेना कि आप तत्काल इन्हें जान पाओ, बता पाओ। तो याद हो गए तुझे? है सुनो, अरे आप तो छोड़ दो, घबरा के नहीं, बिना घबरा के। हाँ भैया, हमको घबराना नहीं चाहिए। अरे हमसे तो और लोग घबराते हैं। ठीक है, हाँ चल। अब मुझे बता, थ के स्थान पर क्या होगा? मिट के स्थान पर, मिट के स्थान पर हडल, हडल बोल तू से। ठीक है, सिप के स्थान पर फल,
देख तुझे सही से याद करने होंगे, हम जिस तरीके से चाहते हैं उसी फॉर्मेट में याद होंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा। तस के स्थान पर क्या होता है? अतुस या अथुस? अतुस, ठीक है। और थस के स्थान पर अथुस। ऐसे कर पाओगे ना? हाँ देखो, त से त मिला देना, थ से था, ऐसे कुछ शॉर्टकट अपना उसे एकदम क्लियर कर लेंगे। चल आगे बढ़े थोड़ा सा। कितना टाइम हो गया तेरे पास? घड़ी तो पीछे क्यों देख रहा है? कितना टाइम हो गया? 5:15 हो गए। तो एक जानकारी देके छोड़ेंगे फिर, है ना? तो देख भाई, भू से लिट लिया, इनको ध्यान रखना। अब तो तिप्त जी सिप्तस्था इनको भूल करके इसके लिए इनको याद रखना। थल का था बचा लेना और इन दोनों नल का अ बचा लेना और सबका यथावत शेष रहेगा जो है, ठीक है। तो चल भू से लिट लिया है, हम एक वचन की सिद्धि कर रहे हैं ना, प्रथम के एक वचन की सिद्धि। एक वचन की सिद्धि कर लोगे ना, जैसे हमने लट में की है, ऐसे लिट में पूरे सब सिद्ध हो जाएंगे, पूरे लिट वाले सिद्ध हो जाएंगे। लिट किया। अच्छा मैं ये अनुनासिक लगाता हूं हर जगह, कारण कि उपदेश से जन्मासिक इत से जब इसी कार की संज्ञा करोगे, वो अनुनासिक अच की ही इत संज्ञा करता है, बिना उसके वो कर नहीं पाएगा। अतः अनुनासिक ज्ञान के लिए इन्हें लगा देना चाहिए, वो अनुनासिक हैं, क्योंकि तुम लगाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि अनुनासिक है या नहीं है। मतलब ये वाला तुम्हें डिलीट करना है, उपदेश अनुनासिक से संज्ञा श्लोक से लोप करना है और मैं नहीं करना है, ये भेद नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए हमने इन्हें सुसज्जित रखा है पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी है। आजकल की पुस्तकों में नहीं है इसका परिपालन किया गया, लेकिन हम भविष्य में जो कुछ भी एक तो काम कर दिया है और भी जो आगे निकालेंगे इसी पद्धति से निकालें, ठीक है। हाँ, जिससे हम पाणिनी परंपरा को एकदम अब इस रूप में सुरक्षित रख पाएंगे। क्यों सेमल्टी जी, कछुए से कुछ होता है क्या सेमल्टी जी? है क्यों? इससे क्या होता है? धन की प्राप्ति या विद्या की प्राप्ति या स्त्री की प्राप्ति? क्यों भाई? सेमल्टी जी ऐसे नहीं, बहुत ज्योतिर्विद हैं, तो बताना मुझे, ठीक है। हाँ, आपको देखो विद्वान बनना है, आपको तो विद्वान बनना पड़ेगा ही। क्यों? आपके पिताजी विद्वान और इधर तुम मिल गए हो हमसे, ठीक है। अब तो तुम्हें बनना ही है, ठीक है। तुम चाहे कुछ भी पहन लो, छपकली कुछ भी, लेकिन विद्वान बन के रहना। चल तो लिट का क्या बचेगा? ल, उसके स्थान पर तिप कर दिया, बुद्धि, और तिप के स्थान पर क्या होता है? ढल। देखो ढल में लकार की हलंत्यम से णकार की चूटू एक सूत्र है, क्योंकि प्रत्यय का आदि टवर्ग है, अ बचेगा, इसलिए लोग कर देना। तो ढल, यहां तक की कंडीशन आ गई। इतनी करने के बाद तब आगे जाना। सूत्र है भुवो भुक्लुंग लिटो हो। इस सूत्र कहता है भुवो माने भू धातु हो, भुक आगम स्यात्, भुक आगम होता है। भुक आगम है, भुक का है वो, और संधि के कारण वो ग हो गया है। तो भुगागम स्यात् का कहां भुक होता है? तो लुंग लिटो रचि, लुंग लिटो हो अच, लुंग लिट संबंधी अच परे रहे। तो अब हम तो ढल किए हैं, तो ढल करने से ये अच परे है और लिट संबंध भी अच है। तो इस सूत्र को एक बार हम भू धातु के ही प्रसंग में अभी लिट में लगा रहे हैं, आगे लुंग में भी लगाएंगे जब वहां अच मिलेगा। यहां अच मिल रहा है ना, तो क्या करना है? भुक आगम, भुक का क हलंत्यम से संज्ञक, उकार उपदेश से जन्मासिक से संज्ञक है, और तस्लोपा से लोप कर देना, तो भुक का बचेगा व। और ये भुक आगम किसे किया गया है? धातु को के प्रत्यय को? बोल बोल, धातु को। अतः धातु का अंतावयव बनेगा। धातु का अंतावयव का मतलब धातु का ही वो हिस्सा है, उसे धातु से अलग न समझा जाए, वो धातु का ही हिस्सा है, प्रत्यय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो कित है।
के तालुक से कहा जाता है अद्यंत कटित, उसका अंताव्यय बना, तो स्थिति हो गई भूव अ। इतनी स्थिति होने के बाद लिटि धातु रनभ्यास से सूत्र का अर्थ याद कर लाइएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और हो सके तो इसकी जो व्याख्या आप देखना चाहो, जहां से जो कुछ भी, वो सब सुन के आइएगा। इस सूत्र के द्वारा जो होता है इसकी कंडीशन है, मैं समझ के आइएगा, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है।